Okay. So during last class, we have discussed about vMotion and SVMotion, and we have already discussed the concept of OpenFiler, which is a kind of वर्कस्टेशन बेस्ड स्टोरेज का एक सॉल्यूशन है कि आप कैसे हाउ डू यू शेयर द स्टोरेज बिटवीन मल्टीपल ESXi होस्ट। शेयर्ड स्टोरेज का कंसेप्ट है। और वी मोशन की एक रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आपको वी मोशन की फैसिलिटी चाहिए तो यू मस्ट हैव अ शेयर्ड स्टोरेज। ठीक है, सो लेट मी क्विकली गो टू द लैब फर्स्ट। I am expecting all of you might have at least tried installation of OpenFiler and configure it. So in my lab, you can see I have two ESXi hosts. One is 10, another is 12. Actually, 11 got corrupted. So I have removed it and I have installed a new fresh ESXi host. So you can see here in the data store, one is a local data store and another one is a shared data store. Okay. Second. राइट, सो जब आप ESX पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर में जाओगे तो एक ऑप्शन था स्टोरेज, उसको आप मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो, तो ऑल द ऑप्शन इज देयर अंडर स्टोरेज रिलेटेड टू स्टोरेज. All the network related storage is under this networking tab. So basically the core two tab which is generally being used by VMware admin is storage tab and networking tab. You must remember it. Storage tab है और एक networking tab है. Since we are talking about storage, let's see how many storage devices are connected over there. ठीक है, so we have so many devices, but data store we can say 2 only. ठीक है, so all the detail you can see from the storage devices. ये OpenFiler के थ्रू शेयर किया है मैंने स्टोरेज, तो OpenFiler दिखा रहा है. ये लोकल है इसलिए इसमें लिखा हुआ है लोकल डिस्क. ठीक है, let's focus on these two only. Leave about these three. I will discuss about it later. So one is of 600 plus GB, another one local is by default जब हम ESX इंस्टॉल करते हैं तो बनता है डेटा स्टोर 1 के नाम से. क्या है उसका नाम? 40. वो कितना साइज है? 40 GB. लोकल डेटा स्टोर का नाम डेटा स्टोर 1. So you got the idea behind local data store and remote data store या shared data store. ठीक है, लोकल क्या है? ESX की अपनी लोकल डिस्क है जो बाय डिफॉल्ट जिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम ये ESX इंस्टॉल करते हो, ये वो है जो लोकली सर्वर से अटैच होती है. और जो शेयर डिस्क है जो कि आइसकजी के थ्रू हो सकती है या फिर फाइबर चैनल, ये सारी डिटेल अलग अलग टाइप्स जो है वो एक स्टोरेज का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. अभी बस सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ. सो उसके थ्रू हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे जो कि अब इस ESX सर्वर के फिजिकली कुछ अटैच नहीं है, ये ओवर द नेटवर्क होगा या ओवर द केबल जो है आ रहा होगा, स्टोरेज शेयर किया हुआ, इस पे मैप किया हुआ है जी. तो ये है हमारा शेयर्ड स्टोरेज जो कि 600 GB का है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू यू क्रिएट अ डेटा स्टोर. आज हम वो डिस्कस करेंगे. पहले एक तो मैं ऑलरेडी बना चुका था लेकिन एक मैंने नहीं बनाया था, जस्ट टू शो यू द स्टेप. बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट L1 इंजीनियर. हाउ डू क्रिएट अ डेटा स्टोर. तो डेटा स्टोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट. Let me create a new whiteboard. Then, okay. Suppose this is your ESXi host. Okay. ESX1. And you have one. For storage, what do we have? क्या रहता है स्टोरेज के लिए हमारे पास? नेटवर्क के लिए तो निक कार्ड होता है. यस, HBA कार्ड होता है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? HBA कार्ड या स्टोरेज अडेप्टर या स्टोरेज कार्ड, कुछ भी कह लो. लेकिन कॉमनली जो है प्रोडक्शन में जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं HBA. HBA क्या होता है? कुछ नहीं होता. लेट मी शो यू. स्टोरेज की क्लास में मैं डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट टू शो यू ये है एक्चुअली होस्ट अडेप्टर.
वही ग्रीन चिप टाइप की रहेगी ये। इसमें आपकी स्टोरेज की केबल लगती है, आपको दिख रहा है ना, स्टोरेज की केबल लगती है, इस तरीके का रहेगा। तो ऐसा एक कार्ड लगा हुआ आपके फिजिकल ESX सर्वर पे, HBA, उसमें एक पोर्ट रहेगी, उसमें आपने फाइबर केबल आपने लगा दी। फाइबर केबल गई आपके, कौन सा स्विच कहलाता है, मैंने कुछ बताया था लास्ट टाइम, फैब्रिक स्विच। सैन स्विच, सैन स्विच। हाँ, सैन स्विच भी बोल सकते हैं, फैब्रिक अगर फैब्रिक का है तो फैब्रिक स्विच भी बोल सकते हैं, स्टोरेज स्विच भी सिंपल टर्म में बोल सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल स्टोरेज स्विच है, तो स्टोरेज स्विच के पोर्ट पे लग गया और HBA जो हमारा पोर्ट पे ये केबल लग गया। देन इसके बाद क्या था, एक सैन स्टोरेज यूनिट थी, सैन बॉक्स था, स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ जिसमें मल्टीपल क्या थे, डिस्क, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, हंड्रेड्स ऑफ पेटाबाइट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करेगी। और ये स्टोरेज प्रोसेसिंग एक इंटरफेस होता है जो कि एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, डिस्कस करेंगे उससे भी, वहां कनेक्टेड है। सो यू एज अ VMware admin, your job is only this one, part 1. Part 2 is taken care by storage team in the production environment. VMware admin will take care of only part 1. So you will raise a request, आप storage team को बोलोगे I need a 2 TB LUN. LUN is logical unit number. LUN होता क्या है, स्टोरेज का एक यूनिट होता है, यानी एक बाउंड्री होती है, उसका एक साइज होता है। तो आपने एक स्टोरेज टीम को बोला आई नीड अ 2 TB LUN, साइज आपने बता दिया, वो स्टोरेज टीम विल कम बैक एंड से ओके आपके HBA का लेट मी नो द WWN नंबर। कौन सा नंबर, WWN नंबर। जैसे कि एक नेटवर्क के लिए नेटवर्क का अडेप्टर निक कार्ड होता है, उसमें केबल लगी होती है, वो एक फिजिकल सिस्को स्विच या कोई अदर नेटवर्किंग स्विच से कनेक्ट होता है। उसका यूनिक क्या होता है, हर एक नेटवर्क अडेप्टर का यूनिक क्या होता है, कौन बताएगा, यूनिक एड्रेस होता है, क्या बोलते हैं, मैक, मैक एड्रेस। मैक। सिमिलरली HBA जो कि स्टोरेज के लिए अडेप्टर है, उस पर क्या होता है, यूनिक WWN नंबर। ठीक है, तो स्टोरेज टीम का आपने एक रिक्वेस्ट रेज करी, आई नीड अ 2 TB लन, एक 2 TB का मुझे लन दे दो। ओके, नो प्रॉब्लम, विल गिव इट, गिव मी योर WWN नंबर। इंटरव्यू में पूछा जाता है L1 से व्हाट इज WWN, तो आपको WWN नंबर मिल जाएगा, ESX में आप जाके HBA में जाके चेक करोगे, मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जब आप फिजिकल सर्वर की आप बात करोगे, अभी तो हमारा एक वर्चुअल है ESX जो है ना, हम जब रियल वर्ल्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टोरेज अडेप्टर्स में, यहाँ दिख जाएगा आपको WWN नंबर, यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उनको बता दोगे ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज माय WWN नंबर। ओके, ESX का IP बता दो, WWN नंबर बता दो, देन दे विल मैप इट। वो क्या करेंगे, उनको ये WWN नंबर अपने स्टोरेज सैन डिवाइस पे विजिबल होगा, वो वहां पे जाके मैपिंग कर देंगे, यानी कुछ कमांड रन करेंगे, अलाउ कर देंगे, ताकि आपको उतना स्टोरेज एलोकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से पूरे पूल में से एक पूल होता है, उसमें से कुछ अलाउ कर देंगे, कुछ पार्टीशन करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे, डिस्क बनाएंगे, वो अपना फॉर्मेट करके आपको दे देंगे। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बस उनको एक रिक्वेस्ट रेज करो, वो आप WWN मांगेंगे और आपको अलाउ कर देंगे। नाउ यू कम बैक टू योर ESX, वो एक मेल डाल देंगे, यस वी हैव मैप 2 TB LUN, जस्ट स्कैन इट। जब आप स्कैन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ESX में गए, कॉन्फ़िगर में गए और स्टोरेज अडेप्टर में गए। नाउ यू नीड टू री स्कैन योर स्टोरेज, दोबारा से एक बार री स्कैन करना पड़ेगा, री स्कैन ऑल न्यू डिवाइसेस, ऑल न्यू वॉल्यूम्स, एवरीथिंग। जब आप री स्कैन करोगे तो यहाँ डिवाइस का काउंट बढ़ जाएगा, 3 था 4 हो जाएगा। अभी 3 मतलब इसमें 3 इसमें डिवाइस मैप है इस अडेप्टर पे। HBA अडेप्टर, ये भी HBA अडेप्टर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड है ना, VM HBA है ये। रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन में क्योंकि ESX किस पे इंस्टॉल होगा, फिजिकल सर्वर पे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिजिकल HBA होगा उसका WWN नंबर दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्कैन किया, आपको यहाँ डिवाइस काउंट दिख गया, आपको डिवाइस की डिटेल यूजर चल गई। फॉर एग्जांपल मैं 8 GB का मुझे स्टोरेज टीम ने दे दिया एक, फॉर एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू वी क्रिएट अ डेटा स्टोर। बहुत सारे ऑप्शन है, ESX पर राइट क्लिक किया, ध्यान से देखना है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं हाउ टू क्रिएट अ डेटा स्टोर। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले, हाउ टू क्रिएट अ डेटा स्टोर, राइट क्लिक, स्टोरेज। ठीक है, यहाँ से भी रीस्कैन कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, लेट मी डू फ्रॉम हियर।
सेम ऑप्शन है। आप टास्क में देखोगे तो रीस्कैन का टास्क दिखा देगा। रीस्कैन ऑल क्या लिखा हुआ है? HBS ऑल VMFS। VMFS क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आपने जब रीस्कैन किया, अगेन गो टू योर ESX, राइट क्लिक, क्लिक ऑन स्टोरेज, क्लिक ऑन न्यू डेटा स्टोर। डेटा स्टोर क्या है इसमें किसी को कंफ्यूजन? डेटाबेस नहीं, डेटा स्टोर, डेटा को स्टोर करने की जगह, डेटा स्टोर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। हाँ, थोड़ा डेटा सेंटर डेटा स्टोर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। डेटा सेंटर और डेटा स्टोर में, अच्छा नाम में दोनों की डेटा है, बट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। डेटा स्टोर इज जस्ट लाइक स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोरेज डिस्क कह लो, जैसे विंडोज में आप C ड्राइव, D ड्राइव बोलते हो, राइट। ये आपका विंडोज है, जी इसमें जी। आप अलग अलग ड्राइव बोलते हो, डिस्क बोलते हो, राइट। ESX अपने से अटैच डिवाइसेस को जो डिस्क बनती है उसको वो डिस्क ना बोल के डेटा स्टोर बोल देते हैं, कि डेटा को स्टोर करने की जगह, दैट्स। और डेटा सेंटर कुछ नहीं है, डेटा सेंटर तो बस आप राइट क्लिक करो, एक लॉजिकल सेग्रीगेशन बना दो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं होता है, फिजिकली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है डेटा सेंटर। डू नॉट कंफ्यूज विद डेटा सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से ओके। करते हैं। ESX पे राइट क्लिक किया और स्टोरेज पे गया मैं, न्यू डेटा स्टोर, रीस्कैन कर लिया मैंने, वो भी एक टास्क था, करना था, जब भी आपको विजिबल होगा, वरना नहीं होगा। नाउ राइट क्लिक, ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। टाइप सेलेक्ट करनी है, कौन सा डिवाइस लेना है, कौन सा VMFS वर्जन है, पार्टीशन कैसे करने हैं, और रेडी टू कंप्लीट, डन। इट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी स्लो, आई डोंट नो व्हाई, ideally it should not, okay got it। तो 3 ऑप्शन है, क्रिएट अ VMFS डेटा स्टोर, वो बनाना चाहते हो, या कोई NFS बनाना चाहते हो, या फिर V वॉल्यूम बनाना चाहते हो। फिलहाल लीव अबाउट दिस टू, विल डिस्कस इन डिटेल। नाउ फोकस अपॉन VMFS। अच्छा, विंडोज में जो पार्टीशन बनता है वो विंडोज में क्या बोलते हैं उसे, किस टाइप का फाइल टाइप का पार्टीशन बनता है? NTFS, है ना, NTFS यहाँ पे दिख रहा है, फाइल सिस्टम टाइप NTFS। लेकिन NTFS नहीं समझता VMware को, ESX को NTFS से कोई मतलब नहीं है, वो अपना एक नया नाम देते हैं VMFS, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। VMFS वर्चुअल मशीन नहीं, सॉरी, VM फाइल सिस्टम, वर्चुअल VMware फाइल सिस्टम, ओके। क्योंकि ये शेयर्ड डेटा स्टोर है तो मैं इसका नाम शेयर्ड देता हूँ। इट इज एज पर कंपनी, हर कंपनी में अलग अलग नाम होता है, तो आप अपना नेमिंग कुछ भी दे सकते हो। शेयर्ड, मैं अपना इजी टू रिकॉग्नाइज कि इस पे शेयर्ड लिखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। शेयर्ड डेटा स्टोर 2, मैं 1 ऑलरेडी बना चुका इसलिए 2 बना रहा हूँ। नाउ जब ये स्टोरेज टीम आपको मैप कर देगी तो आपको यहाँ विजिबल होगा। अगर उन्होंने मैप नहीं किया हुआ प्रॉपर्ली तो आपको यहाँ डिवाइस विजिबल नहीं होगा। अभी एक बिल्कुल सिंपल रॉ डिवाइस मिला हुआ है जिसको आपको फॉर्मेट करना है, तो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, लेट्स से कि 8 GB का, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी 2 वर्जन है, तो VMFS के भी वर्जन होते हैं। जैसे आपको याद होगा FAT16, FAT32 पहले विंडोज के अलग अलग फाइल सिस्टम आते थे, ऐसे ही VMFS के भी ये टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं फाइल सिस्टम। तो पहले पुराने वर्जन में 5 था, अभी भी लीगेसी भी चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट 6 है, तो रिकमेंडेड इज बाय डिफॉल्ट 6 को ले लो। क्या फर्क है वो डिस्कस करेंगे। VMFS 6 ले लो, पार्टीशन टाइप। नेक्स्ट, जो आपको मिला हुआ है उसमें से पूरी डिस्क यूज करना चाहते हो, या कुछ आधी करना चाहते हो, या कितना, या 2 डेटा स्टोर बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 TB दे दिया, लेकिन आप 500 के 2 डेटा स्टोर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आधा एक बार ले लो, फिर दोबारा जाओगे, दोबारा एक डेटा स्टोर बनाते हो। सो लेट्स सी, हम पूरा ही बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट, ये पूरी समरी, नेम हमने ये रखा है, टाइप में VMFS सेलेक्ट किया है, बाकी दूसरा ऑप्शन क्या थे, NFS और VWalls, हमने सिर्फ VMFS किया है। साइज हमने पूरा ले लिया, डिस्क लन पूरा नंबर डिटेल सब, GPT VMFS 6, ठीक है, फिनिश। लेट्स सी कि हमारा शेयर डेटा स्टोर 2 बनता है कि नहीं। टास्क में कुछ दिखा रहा है मुझे, क्रिएट अ VMFS डेटा स्टोर, 0% है अभी, गुड, कंप्लीटेड। ये रहा, शेयर डेटा स्टोर 2 रेडी है हमारा, ready to use this। So this was all of these were the steps how do we create a data store। ठीक है, अब अगर डेटा स्टोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। आज हम V मोशन और SV मोशन करके देखेंगे प्रैक्टिकली,
तो ये टॉपिक नंबर 13 आज कवर हो गया, हाउ टू क्रिएट अ डेटा स्टोर ऑन एन ES6। इसका जी इनिशिएटर और टारगेट छोड़ दीजिए, स्टोरेज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं है। वी मोशन, स्टोरेज में व्हाट आर दीस एंड हाउ दे वर्क, इस पे थोड़ी सी और बात करनी है, वी मोशन एंड एसवी मोशन। हालांकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कुछ वी मोशन एसवी मोशन का, बट अगेन विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, देन वी विल मूव अबाउट न्यू टॉपिक व्हिच इज DRS। DRS सुना हुआ है किसी ने, कोई बता सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। DRS डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ वी मोशन। सो इस ES6 पे VMs कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं। लेट मी मिनिमाइज इट। ओके, आई हैव टोटल हाउ मेनी VMs? 4 VMs registered on this virtual machine। ठीक है, Linux 1, VM2, VM4 रैंडमली एक ऐसी मैंने कुछ VM बना दी। 3 पावर ऑफ है, 1 पावर ऑन है। तो ये क्योंकि मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया था, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको एज अ VMware एडमिन आपको चेक करना है कि इस ES6 पे कितनी VM रन हो रही हैं, तो ये सारी VM इस ES6 पे। वाइस वर्सा अगर देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन्स है, वर्चुअल मशीन्स है, आपको नहीं पता कि ये कौन सी ES6 पे, तो आप कैसे चेक करोगे? ES6 पे कौन सी VM है वो तो देख लिया, वो VM किस ES6 पे रन हो रही है उल्टा वो देखना, तो वो भी देख सकते हो। क्लिक ऑन द VM, गो टू समरी, होस्ट कौन सा है? 10 पे रन हो रही है, ये वाली VM भी 10 पे हो रही है, सब हो रही है। अब अगर वी मोशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको किसी एक VM को, फॉर एग्जांपल ये विंडोज वाली VM में ले लेता हूँ, इसको ES6 10 से उठा के कहाँ पे माइग्रेट करनी है? ES6 12 पे, राइट। अच्छा, आप यहाँ से भी देख सकते हो ये भी कौन सी VM किस ES6 पे, यहाँ से भी दिखा देगा। कैसे? इसको आप क्लिक करो एरो को, शो एंड हाइड कॉलम, और यहाँ पे आप कर दो होस्ट, ये तो बता देगा कि ये VM इस पर्टिकुलर होस्ट पे रन हो रही है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये VM सब 10 पे रन हो रही है, राइट। यहाँ से भी आप चेक कर लो, विंडोज गए और समरी में गए, आपको दिखा दिया कि ये पर्टिकुलर VM कौन से ES6 पे रन हो रही है। नाउ लेट मी ड्रॉ द सिनेरियो फर्स्ट, देन वी विल लर्न हाउ डू यू माइग्रेट अ VM। आज हम देखेंगे मशीन माइग्रेट कैसे करना। सो न्यू बोर्ड, then first you have your vCenter, छोटा सा एक vCenter मैंने बना दिया। then you have a data center, okay, within that data center you have a cluster, CLUSTER, and within that cluster you have 2 ES6 IO। let's say इसका लास्ट वाला IP लिख रहा हूँ मैं, IP का लास्ट ऑक्टेट 10 और इसका है 12, और मेरी एक मशीन है जिसको मैं कह देता हूँ विंडोज की VM1। तो स्टेप 1 में हम क्या करने जा रहे हैं? वी मोशन, ठीक है। वी मोशन में क्या करेंगे? VM1 को माइग्रेट करके ES6 1 से कहाँ पे ले जाएंगे? ES6 2 पे। ES6 1 बोल लो या इसको ES6 10 बोल लो, क्योंकि इसका IP है 10। तो ये मशीन माइग्रेट होके कहाँ पे आ जाएगी? 12 पे। ये है हमारा सिनेरियो जो हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ कैन यू माइग्रेट अ VM फ्रॉम ES6 1 टू ES6 2। तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक, ये रहे स्टेप्स। राइट क्लिक किया, जिस मशीन को माइग्रेट करना है राइट क्लिक किया, क्या ऑप्शन लिखा हुआ है तो पढ़ के बताएगा? माइग्रेट। माइग्रेट पे सिलेक्ट किया, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 देखते हैं।
चेंज द कंप्यूट रिसोर्स, माइग्रेट द मशीन टू अनदर होस्ट और क्लस्टर। एक वीएम को अगर एक ES6 से दूसरी ES6 पे ले जाना है तो कंप्यूट चेंज कर रहे हैं, मतलब रैम सीपीयू जो है अभी जिस होस्ट का यूज कर रहे हैं वो दूसरे होस्ट का यूज करने लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, चेंज द होस्ट। तो पहला ऑप्शन। अगर आपको ये हो गया वी मोशन, अगर आपको एसवी मोशन करना है या स्टोरेज वी मोशन करना है तो आप इसमें लिखो चेंज स्टोरेज, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, माइग्रेट द मशीन से स्टोरेज टू अ कंपैटिबल डेटा स्टोर। डेटा स्टोर क्लस्टर भी बनाएंगे, अभी सिंपली समझ लो डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर आप चेंज कर रहे हो, वो मशीन एक डेटा स्टोर 1 से डेटा स्टोर 2 पे चली जाएगी, ये भी करेंगे नेक्स्ट। थर्ड है आप बोथ यानी ES6 भी चेंज करना चाहते हो और डेटा स्टोर भी पैरेलली चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो थर्ड ऑप्शन। तो अभी हमें वी मोशन करना है यानी ES6 चेंज करना है तो हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल सिलेक्ट नेक्स्ट, बोलेगा ओके ऑन विच, क्योंकि प्रोडक्शन में आपके हो सकता है 10 ES6 आई होस्ट हो, सो यू विल बी आस्क्ड कि किसको आप पे ले जाना है माइग्रेट, डेस्टिनेशन बताओ। तो आई विल सिलेक्ट 12 क्योंकि अभी 10 पे थी, राइट। आई विल सिलेक्ट 12 नेक्स्ट। इट विल वैलिडेट कि वो सेम नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं है, होना चाहिए तभी आप माइग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फिनिश। लेट्स सी द टास्क। ओके, माइग्रेशन 20%, रिलोकेट मशीन टास्क चल रहा है 21%, कंप्लीटेड। समरी में पहले क्या था 10, अब क्या है 12 हो गया। तो अब पहले 12 पे कोई भी मशीन नहीं थी, अब कितनी मशीन दिखनी चाहिए, एक मशीन। हालांकि ये मैंने पावर ऑफ वीएम का किया है, मैंने अभी इस पे OS इंस्टॉल नहीं कर पाया, RPS साइन नहीं कर पाया, वरना मैं पहले ही इसको पिंग भी करके रखता, देखता रहता और माइग्रेट भी करता तो पिंग ड्रॉप नहीं होता। आई विल डू इट कमिंग क्लासेस, मैं इसको रेडी करूंगा लैब को, और तो हम लाइव माइग्रेट भी करेंगे, बट स्टिल स्टेप इज सेम। यू जस्ट राइट क्लिक अ वीएम, लेट्स से मैं सेकंड वीएम माइग्रेट कर रहा हूँ, तो कोई मुझे गाइड करेगा हाउ। सेकंड का एक काम करते हैं, सेकंड का स्टोरेज भी मोशन करते हैं, ठीक है। ये तो था वी मोशन, सेकंड के लिए विल डू द एसवी मोशन और स्टोरेज वी मोशन। वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सिनेरियो मैं पहले बता देता हूँ। लेट्स से यू हैव 1 ES6, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये सब तो रहेगा, VC डेटा सेंटर क्लस्टर, उसके अंदर ES6 10 ES6 12 दोनों रहेगा, नो प्रॉब्लम। मैं अब सिंपली बना रहा हूँ, ES6 एक 10 है और एक ES6, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने 12 दे दिया, ठीक है। सिमिलरली एक डेटा स्टोर में बना रहा हूँ, स्टोरेज को हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लेते हैं। वी हैव अनदर डेटा स्टोर, इसको मैं बोल देता हूँ डेटा स्टोर 1, okay, then I will call another data store as DS2, ठीक है। now my VM2 is currently running on ESX 1 या ESX 10 and it is having its copy on data store 1। SV मोशन करना है मुझे, यानी स्टोरेज भी मोशन करना है, राइट। तो क्या करूंगा, इस मशीन का डेटा स्टोर यहां से हटा के इसको माइग्रेट करके ले जाऊंगा मैं डेटा स्टोर 2 पे, बट ES6 सेम रहेगा इसमें। अब की बार ES6 सेम रहेगा, यहाँ पे ES6 चेंज हो गया था, 10 से 12 पे चला गया था और डेटा स्टोर सेम था, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि फिलहाल ये विंडोज VM जो है या फॉर एग्जांपल लिनक्स VM है, ये कौन से डेटा स्टोर पे रन हो रही है। होस्ट तो हमें पता चल गया, हाउ डू यू नो दैट, गो टू समरी, क्लिक होस्ट, ये पता चलेगा। नाउ VM पे क्लिक करने के बाद मैं डेटा स्टोर पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मशीन कौन से डेटा स्टोर पे रन हो रही है, शेयर डेटा स्टोर 1, करेक्ट। शेयर डेटा स्टोर 1 पे रन हो रही है, सेव है एक्चुअली, ओके। जब मैं इसको माइग्रेट कर दूंगा तो यहाँ पे जब दोबारा चेक करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी कि ये VM अब डेटा स्टोर 2 पे सेव होगा,
हो गई है या 2 पे माइग्रेट हो गई है. सो लेट्स डू द स्टोरेज वी मोशन. कौन मुझे गाइड करेगा? राइट क्लिक, हाउ टू माइग्रेट अ मशीन फ्रॉम वन माइग्रेट, देन second option change storage only. चेंज स्टोरेज ओनली. नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या पूछेगा ये कि डेस्टिनेशन बताओ. Select the data store. सेलेक्ट द डेटा स्टोर कर दिया. अच्छा, ऑब्वियसली इसका साइज एक्चुअली बहुत छोटा सा है. ठीक है, मशीन का साइज बड़ा है. कितना है मशीन का साइज? यहाँ से चेक कर सकते हैं एडिट सेटिंग में. अबे भाई कम नहीं होगा डाटा स्टोर. हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड. सो VMD के पास कम नहीं डमी VM होगा. है. आई विल जस्ट रिमूव द डिस्क. आई विल जस्ट रिमूव द डिस्क. डमी VM है, there is no problem. Okay, let me try to migrate now. Right click, migrate, change storage only, next, then data store to. Okay, हमने यहाँ पे डेटा स्टोर डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट और फिनिश. नीचे टास्क देखना, रिलोकेट मशीन है और ये डेटा स्टोर 1 है, इसको भी ध्यान से देखो. ये 23%, 96 ये चेंज हो जाएगी वैल्यू. अभी 1 है, 99% हो गई है, कंप्लीटेड. लेट मी रिफ्रेश इट. होना ये चाहिए था कि सिर्फ एक डेटा स्टोर दिखाए, लेकिन 2 क्यों दिखा रहे हैं? कोई गेस कर सकता है? ये हमने फाइल डिलीट करी ना, उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है. ये अभी भी है, पुरानी एंट्री अभी भी दिखा रहे हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देते हैं. मैं क्विकली एक डमी VM बनाता हूँ, उसमें साइज मैं खुद से बहुत छोटा सा दे दूंगा ताकि हमें, ये एक्चुअली डेटा स्टोर का साइज थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था. Win2 वो मैंने गलती से 8 ही लिया और वो वही बन गया. देन लेट्स से कि 12 पे है और ये फॉर एग्जांपल डेटा स्टोर 2 पे है, फिर हम 1 पे माइग्रेट करेंगे. नेक्स्ट. और विंडोज की जगह मैं लिनक्स लूँ तो शायद उसका साइज कम होगा. नेक्स्ट. देन हार्ड डिस्क मिनिमम 8 GB लेने कह रहे हैं. कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे डिस्कस करेंगे. अभी DRS नीचे करना है. तो ऑब्वियसली फंडा इज हमें जो है डेटा स्टोर का साइज, तो ऑब्वियसली एक हमने जस्ट टेस्ट लिया था, हमें ज्यादा लेना पड़ेगा. जैसे एक तो मैंने ले लिया था 600 कुछ है, ऐसे मैं और बना लूंगा. देन वी विल प्ले अराउंड फ्रॉम वन डेटा स्टोर. बट यू नो द स्टेप राइट, हाउ टू माइग्रेट अ VM. राइट क्लिक, माइग्रेट. If you want to change the ESX or vMotion, select the first option. Otherwise, to do the storage vMotion, select the second option. Or also you can select the third option if you want to migrate both. ऐसे भी जरूरत पड़ती है हमें कि हम दोनों चीज migrate करें. Then you can select both. Okay. Now vMotion और अगर SVMotion का concept clear हो गया है, तो अब हम DRS की बात करते हैं. तो DRS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलिंग. बहुत ही जबरदस्त फीचर है VMware के प्रोडक्ट का. तो जो आपने अभी मैन्युअली किया ना, मैन्युअली आपने जो vMotion किया है, ये वाला काम, एक VM को ESX 10 से 12 पे ले गए, ये काम ऑटोमेटिकली अगर होगा तो वो कैसे पॉसिबल है? DRS के थ्रू. और दूसरी बात, ये क्लस्टर लेवल का फीचर है, इंडिविजुअल ESX का नहीं, क्लस्टर लेवल का. आप क्लस्टर पे गए, हाउ डू यू इनेबल DRS, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फंडामेंटल देख लेते हैं बस. राफे भाई, ये vMotion और SVMotion ये डेटा सेंटर लेवल का है कि क्लस्टर लेवल का? ये भी क्लस्टर लेवल का, ऑब्वियसली क्लस्टर लेवल का है. अगर क्लस्टर में ESX नहीं है तो आप vMotion नहीं कर पाएंगे. एक बात, बाकी और डिटेल है इस पे हम डिस्कस करेंगे.
यू कैन डू vMotion क्रॉस क्लस्टर, क्रॉस vCenter, वो सब भी चीजें, वो सब है। लेकिन जस्ट जनरल टर्मिनोलॉजी में आप ये समझ लीजिए कि vMotion के लिए रिक्वायरमेंट है शेयर डेटा स्टोर हो, तो इजीली आप यू कैन माइग्रेट इट और लाइव माइग्रेट कर सकते हो, और एक vMotion का की सर्विस इनेबल हो जो हमने लास्ट टाइम करी थी, वो सब चीजें। तो ये है बेसिक सा फंडामेंटल। लेकिन यस, यू नीड vCenter लाइसेंस, vCenter पे आप एक क्लस्टर बनाओगे तभी आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है। तो DRS क्या होता है वो मैं बता रहा था। DRS क्या होता है, लोड को बैलेंस करने के लिए एक VMware ने फीचर दिया है। क्या मतलब हुआ लोड बैलेंसिंग का, वो बताता हूँ। लोड बैलेंसिंग मतलब कंप्यूट रिसोर्सेज, कंप्यूट रिसोर्स मतलब रैम एंड CPU। फॉर एग्जांपल आपका एक ESX है, जो भी है, then you have ESX2, ESX1, ESX2। प्रोडक्शन में क्या होता है, सेम ESX हाइपरवाइजर पे आप मल्टीपल VM बनाते हो। लेट्स से अभी हमारे इंफ्रा में 4 VM थी, लेट्स से यू हैव 10 VM। हर VM को आपने फॉर एग्जांपल 2 GB रैम असाइन करी, फॉर एग्जांपल, से ज्यादा कम भी करते हैं, बट लेट्स से 2 GB रैम असाइन की और 20 GB रैम आपकी यूटिलाइज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर सबने पूरा यूटिलाइज किया तब, ऐसा हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं। इसी तरीके से इसमें आपने 5 VM बनाई, विद एवरी VM यू एलोकेट 2 GB ऑफ रैम, देन यू आर यूजिंग 10 GB। VM को आपने टोटल कितना दिया, 10 GB। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी ESX पे टोटल 100 GB रैम थी, और सिमिलर केस इज दिस 100 GB आपने ESX2 को भी दिया था। DRS की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो उसके लिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोनों को आपने 100 GB फिजिकली लगाया था ESX में, जिसमें से इधर 20% यूटिलाइज हुआ। कैसे, 20 GB आपने दिया, अराउंड, ज्यादा प्लस माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे ओनली 10% रफली, फॉर एग्जांपल 10% यूटिलाइज हुआ। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके क्लस्टर में एक और ESX है जिसका ESX3 नाम दिया, क्योंकि बहुत से हो सकते हैं सेम क्लस्टर में, राइट। उसमें भी फॉर एग्जांपल 100 GB ही थी रैम। वहां पे आपने क्या किया, 2 GB की फॉर एग्जांपल 40 VM बना दी, तो कितना हो गया, 80 GB। तो कितने परसेंट यूटिलाइज हो गया ये वाला होस्ट, 80%। तो सिनेरियो क्या है हमारे पास, 20, 80 और 10। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ESXi1, देन ESXi2 एंड ESXi3, 3 ESX हो गए। अगर मैं रैम यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसी CPU का भी कुछ कहानी हो सकती है। तो इसमें क्या है, कितने परसेंट था फर्स्ट ESX1 में, 20%, सेकेंड में 10%, देन थर्ड वन इज यूटिलाइजिंग 80%। ये तो चला जाएगा रेड जोन में फॉर एग्जांपल, कि भाई ये तो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। ये हो जाएगा बिल्कुल ग्रीन, कि एकदम अंडर यूटिलाइज है। ये क्या हो रहा है, ये भी अंडर यूटिलाइज ही कहा जाएगा, राइट। लेकिन ये जो आपका ज्यादा यूटिलाइज है, प्रॉब्लम उसमें है, अगर इस पे कुछ और किसी ने VM क्रिएट करी या कोई और मशीन माइग्रेट होकर यहाँ पे आ गई, तो ये 100% भी जा सकता है यूटिलाइजेशन, राइट। और जब किसी भी हार्डवेयर पे 100% CPU या मेमोरी यूटिलाइजेशन जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस डिटीरिएट होगी, इश्यूज आएंगे, और वो क्रैश भी हो सकता है, और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो VMware ने बोला कि VMware एडमिन को सुबह शाम बैठ के मॉनिटर नहीं करना, बैठ के कि भाई अच्छा इस पे 80% हो गया, अब मैं मशीन vMotion करके इस पे ले जाऊं ताकि इस पे लोड कम हो, राइट। यहाँ से मशीन आप vMotion करोगे ना, लाइव माइग्रेट, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। लेट से आपने इसकी आपने इसको 60% कर दिया यूटिलाइज, और इसके पास भेज दिया 10 वाले के पास, बाकी बची हुई, तो ये हो गया 30%, राइट। इसका 20% यूटिलाइजेशन उठाया VM, उतना रिसोर्स, और उठा के ESX2 पे माइग्रेट कर दिया। इस तरीके से आप मैनुअली करोगे। लेकिन DRS की इतना अच्छा फीचर है, वो क्या करेगा, VMware एडमिन अपना
सब कुछ सेटअप करके कॉन्फ़िगर करके घर चला जाएगा, सोएगा आराम से नाइट में। डीआरएस ऑटोमेटिकली चेक करेगा अगर आप उसे फुल्ली ऑटोमेटिक करो। गिव मी 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, जाओ। वो भाई और इन मोड ओह सॉरी, आई एम बैक। तो डीआरएस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो मशीन्स को ESX की कंप्यूट रिसोर्स की यूटिलाइजेशन यानी रैम सीपीयू की यूटिलाइजेशन मॉनिटर करता रहेगा कंटिन्यूअसली, और कुछ कुछ टाइम पे लोड को बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा? यूजिंग द फीचर ऑफ वी मोशन। वी मोशन क्या फीचर है? लाइव माइग्रेट करना। वो ऑटोमेटिकली लाइव माइग्रेट कर देगा। डीआरएस के फंडामेंटल समझने में कि डीआरएस क्या होता है, बेटा जाओ क्लास हो रही, जाओ। डीआरएस क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई क्वेश्चन अभी तक? व्हाट इज डीआरएस है क्वेश्चन, हाउ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डीआरएस? व्हाट इज डीआरएस? तो किस चीज का यूज करता है डीआरएस? वी मोशन का, लाइव माइग्रेट का। तो VMware इंजीनियर, VMware एडमिन जो है वो आराम से सो रहा होगा। ESX की सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन का अलर्ट नहीं आएगा। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन आर्किटेक्ट किया हुआ है तो आपको मेमोरी सीपीयू का अलर्ट कभी आएगा ही नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो में आ भी सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैंने ऐसे भी सिनेरियोस देखे हैं कि 4 ESX हैं, चारों पे हमने इतना लोड डाल दिया कि सब ऑलरेडी 80% है। ऑब्वियसली इट इज अ पुअर प्लानिंग, पुअर आर्किटेक्चर, पुअर डिजाइन। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप सब कुछ 80% पे चलाओ। ऐसा होना चाहिए कि एक ESX अगर पूरा वहां से निकाल भी लो तो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बचे हुए ESX पे चल सके, वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी अगर आपके 100 GB के 3 ESX हैं तो 100 GB पूरे क्लस्टर पे फ्री होना चाहिए, मोर देन 100 GB की। एक ESX अगर डाउन भी चला जाए तो सारी मशीन इन दोनों पे प्रॉपर्ली चल सके विदाउट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। तो ये था DRS। व्हाट इज DRS, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर DRS, और उसकी डिटेल क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक DRS इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी प्रोसीड। अब क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली लैब में या हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में DRS इनेबल कैसे करें। यस तो ये मॉनिटरिंग है रैम और सीपीयू की ही करता है कि स्टोरेज के भी करता है? कि फॉर द वे अगर सी ड्राइव फुल होने लगे किसी रीजन से तो उसका अलर्ट ये जनरेट करेगा, खाली सीपीयू और रैम का ही करेगा? आई गॉट इट। DRS के समझने के बाद हमारा एक टॉपिक है SDRS। SDRS आप समझ गए होंगे, जैसे V मोशन चाहिए था, इसमें SV मोशन चाहिए। ठीक है, तो जो SDRS है इसको बोलते हैं स्टोरेज DRS। जो आप कह रहे हैं वो बात आगे आएगी। तो स्टोरेज की मॉनिटरिंग, डेटा स्टोर की मॉनिटरिंग SDRS करेगा। उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, डेटा स्टोर फुल होगा तो क्या करेगा, वो डेटा स्टोर खाली करना है। खाली करने के लिए क्या होगा, स्टोरेज माइग्रेट करना है। तो मशीन उस डेटा स्टोर से उठा के दूसरे स्टोर पर डाल दिया, लोड बैलेंस हो गया। तो वो कॉन्सेप्ट अगला है। ठीक है, वो एक अलग फीचर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम DRS डिस्कस कर रहे हैं। तो अब व्हाट इज DRS तो समझ में आ गया। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर DRS, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, क्योंकि इट इज अ क्लस्टर, इज अ फीचर एट द क्लस्टर लेवल, यू विल गो टू द क्लस्टर कॉन्फ़िगर देन DRS। ESX में भी कॉन्फ़िगर ऑप्शन था, राइट, लेकिन वो ESX की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन था। ESX का नेटवर्क, ESX का स्टोरेज। बट क्लस्टर में जाओगे तो क्लस्टर की भी समरी है, क्लस्टर की मॉनिटर है, क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, परमिशन है, होस्ट है, इस क्लस्टर पे कौन कौन से होस्ट एडेड हैं, कौन कौन सी VM चल रही है पूरे क्लस्टर पे। ठीक है, तो मेरी इतनी सारी VM है जिसमें से ये वाली VM 12 पे है, बाकी ये दोनों 10 पे है। कौन कौन से डेटा स्टोर है ओवरऑल पूरे क्लस्टर पे, ये रहा डेटा स्टोर लोकल दोनों के हो गए, और ये नेटवर्क क्या क्या है। ठीक है, तो नाउ गो टू कॉन्फ़िगर ऑफ द क्लस्टर, और फर्स्ट ऑप्शन है vSphere DRS। अभी दिखा रहा है vSphere DRS इज टर्न्ड ऑफ, यानी ऑफ कर रखा आपने, ये फीचर आप यूज नहीं कर रहे। नाउ क्लिक ऑन एडिट, इस आइकन को आप इधर करोगे बटन को, तो ये
इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ऑटोमेशन के लेवल हैं, ये 3 लेवल है। अब हम डीप डाउन जा रहे हैं थोड़ा सा डीआरएस में, तो उन तीनों लेवल को समझना है। मैनुअली सेट करेंगे तो क्या होगा, पार्शियली सेट करेंगे तो क्या होगा, फुल्ली सेट करेंगे तो क्या होगा। जस्ट कंफर्म मी डीआरएस क्लियर है तो मैं थोड़ा और अंदर घुसूं, वरना मैं और डिटेल पे बात कर सकता हूँ डीआरएस के। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू डीआरएस, डू लेट मी नो, अदरवाइज विल प्रोसीड। आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षमन भाई, थोड़ा ठीक है, समझ में आ गया। आ गया, ओके फाइन गुड। ठीक है, so now we are discussing about the automation level. इंटरव्यूअर L1 L2 में तो एटलीस्ट ये पूछ ही लेते हैं कि पार्शियली ऑटोमेटिक में क्या होगा, फुली ऑटोमेटिक में क्या होगा। अब मैंने बताया कि डीआरएस वी मोशन का यूज करके मशीन को इधर उधर माइग्रेट करता है और इसका अल्टीमेट गोल होता है कि लोड बैलेंस हो, किसी पे लोड ज्यादा। ओके, तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा मैनुअल से। अगर आपने डीआरएस इनेबल कर दिया लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट किया मैनुअल, ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपको रिकमेंडेशन देगा, माइग्रेट नहीं करेगा खुद से, बस आपको बताएगा कि भाई तुम्हारा जो ESX फॉर एग्जांपल 3 है ना, उसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गई, नाउ यू शुड माइग्रेट द VM। आपको एक पीसी में अलर्ट देगा। ठीक है, मैनुअल में तो ये हो जाएगा, लिखा हुआ भी है डीआरएस जनरेट्स बोथ पावर ऑन प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन रिकमेंडेशन। मैं बताऊंगा इसके बारे में। रिकमेंडेशन नीड टू बी मैनुअली अप्लाइड और इग्नोर्ड। तो जो रिकमेंडेशन वो देगा आपको मैनुअली खुद से माइग्रेट करना पड़ेगा मशीन को, ठीक है, या फिर आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है भाई, वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं। अगेन अब हम फुल्ली ऑटोमेटिक में आ रहे हैं, पार्शियली हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फुल्ली को समझ। फुल्ली में क्या होगा, जब आप फुली ऑटोमेटिक डीआरएस कर दोगे तो ये अपने आप ही माइग्रेट कर देगा मशीन। जैसे उसे लोड हाई लगे, जैसे आप मशीन को इसको डीआरएस को फुली ऑटोमेटिक कर लोगे तो ऑटोमेटिक जैसे ESX का लोड बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो अपने आप मशीन को माइग्रेट करके लोड बैलेंस कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिनेरियो बताया था कि एक जो है हाईली यूटिलाइज है तो डीआरएस ऑटोमेटिकली माइग्रेट करना शुरू कर देगा। तो फुली में तो ये होगा, और मैनुअली में माइग्रेट नहीं करेगा बट रिकमेंडेशन देगा आपको, उसमें लिखा हुआ आएगा। ये दोनों तो समझ में आ गया। जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो होती है पार्शियली में क्या होगा। फुल्ली तो क्लियर है, मैनुअली भी क्लियर है, पार्शियली में आधा क्या काम है, या तो माइग्रेट करेगा या ऑटोमेटिक या नहीं करेगा। मैनुअली में तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे दी और फुल्ली में खुद ही माइग्रेट कर दिया। तो पार्शियली में क्या होता है वो थोड़ा सा बारीक सा पॉइंट है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगा। होता क्या है, क्लस्टर पे या ESX पे लोड 2 तरीके से आता है। कैसे आता है, 2 तरीके समझने बस। पहला तरीका, अभी इसकी फॉर एग्जांपल मैं यूटिलाइजेशन देखूं, अगर परसेंटेज कुछ दिखाएगा मुझे यहाँ पे परसेंटेज में, will go to cluster, I will click on host, then हाँ ये रहा, दिख रहा है ना, ये क्लस्टर है, इसमें कौन कौन से होस्ट है, दोनों होस्ट दिख रहे हैं। इस ESX 10 की मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, कोई बताएगा? 48%, अनदर वन 36%। ये होगी मेमोरी रैम यूटिलाइजेशन, और ये CPU 1%। क्यों इसकी ज्यादा है 10 की, क्योंकि इस पे आप देखेंगे मशीन ज्यादा बनाई हुई है, राइट। इसमें 3 मशीन रजिस्टर है और इस पे सिर्फ 1 मशीन, तो ऑब्वियसली 1 मशीन कम ले रही है और बाकी मशीन मिला के ज्यादा ले रही है, तो इसलिए उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा। ठीक है, तो इस पे मैं बता रहा था 2 तरीके से लोड आता है। पहला लोड जो जनरेट होगा वो होगा एग्जिस्टिंग VM ने अपना जो उसको रैम हमने दी है उस पर लोड बढ़ गया, तो हर मशीन का अगर लोड बढ़ने लगेगा, यूटिलाइजेशन ज्यादा करने लगेगी, प्रोसेसिंग ज्यादा होने लगेगी, तो ओवरऑल CPU का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होने लगेगा। तो एक हो गया एग्जिस्टिंग VM की वजह से।
दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कोई VMware एडमिन आया, कोई रिक्वायरमेंट आई कस्टमर के, उन्होंने एक नई मशीन और बना दी। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें 12 पे कितने यूटिलाइजेशन है, 12 पे है 36 और 1, राइट। आप कोई और मशीन बना दीजिए, जैसे आप नई मशीन बनाएंगे ऑब्वियसली इट विल आल्सो डिमांड रैम एंड CPU, राइट। ठीक है, सेंड टू अस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डेटा स्टोर 1, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, अभी मैंने VM एक्चुअली ऑन नहीं करी है तो कुछ लोड इंक्रीज नहीं हुआ है। लेट मी पावर ऑन वन ऑफ द VM। Power on task is going on. एटलीस्ट CPU यूटिलाइजेशन से 1 से सीधा कहाँ जंप कर गया, 12% में। ठीक है, इस VM पे कोई OS नहीं है और अभी प्रॉपर्ली ऑन भी नहीं हुई है, लेकिन CPU यूटिलाइजेशन पहले ही बढ़ गया है इसमें। तो दो तरीके से कैसे लोड होगा, एक तो किसी ने नई VM बना दी, और दूसरा ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग VM की डिमांड बढ़ गई, उन्होंने उस एग्जिस्टिंग VM ने ज्यादा प्रोसेसिंग शुरू कर दी। तो आपने देखा कि VM मैंने ऑन करी या नई VM बनाई तो इस पे लोड बढ़ गया। तो पार्शियली में क्या होता है, बहुत मेजर सा डिफरेंस है। तो दोनों दो जो प्रोसेस है ना, जिस दो तरीके से आपका लोड इंक्रीज हो सकता है, उसमें से एक में तो वो ऑटोमेशन करेगा, एक में नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मैं बता रहा हूँ। DRS ऑटोमेटिकली प्लेस वर्चुअल मशीन ऑन टू एट द VM पावर ऑन। कोई VM ऑफ थी, आपने ऑन किया, तो हमने नई तो नहीं बनाई, लेकिन पावर ऑफ VM को जैसे ऑन किया तो वो इट विल डिमांड रैम फ्रॉम द होस्ट। तो ऐसी VM को तो वो फिर भी माइग्रेट कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई न्यू VM अगर आप करोगे, डिप्लॉय करोगे, तो उसके बारे में वो रिकमेंडेशन देगा कि क्या करना है। क्लियर हुआ कुछ? तीनों में फुली ऑटोमेटिक में क्या होगा, अगर आप DRS को फुली ऑटोमेटिक करोगे तो क्या होगा, और अगर आप पार्शियल करोगे या मैनुअल करोगे तो क्या होगा। फुली ऑटोमेटिक में हम्म, जब न्यू न्यू मशीन पे तो माइग्रेट नहीं होता है। नहीं, फुली ऑटोमेटिक में तो सब कुछ अपने आप ही करेगा। ओके, हाँ, सब कुछ ऑटोमेटिक, चाहे नई मशीन बनाओ, जो चाहे भी होगा। VM को ऑन करो, हाँ एग्जैक्टली। कुछ भी होगा तो वो फुली ऑटोमेटिक है। तो कुछ भी आपको नहीं करना, वो खुद ही लोड बैलेंस करता रहेगा, मशीन को इधर उधर माइग्रेट करता रहेगा, विमोशन करता रहेगा। पार्शियली ओनली न्यू VMs के लिए। हाँ, एक बार पार्शियली एक बार और चेक कर। ठीक है। और कोई ट्राई करेगा पार्शियल में क्या होता है? जी आबू भाई, एक्चुअली पार्शियल माइग्रेशन में दो तरीके से लोड बताया। फर्स्ट टाइप का होता है कि हम कोई न्यू वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेकेंड टाइप होता है अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं और उसको हम पावर ऑन कर रहे हैं। तो जो हम पावर ऑन कर रहे हैं इसको तो DRS मैनेज कर लेता है, बट जो फर्स्ट टाइप का था, जो हम न्यू मशीन जो है डिप्लॉय कर रहे थे, उसमें ये रिकमेंडेशन मांगता है। सो दैट इज। ठीक है, क्लियर है ना। और मैनुअल में तो कुछ नहीं करेगा, बस सिर्फ रिकमेंडेशन देगा, ना तो नई मशीन को माइग्रेट करेगा, ना तो एग्जिस्टिंग पावर ऑफ को ऑन करो तो लोड बढ़ेगा तो भी वो कुछ भी नहीं माइग्रेट करेगा। माइग्रेट तो करेगा ही नहीं अपने से, बस सिर्फ रिकमेंडेशन देगा मैनुअल में। और पार्शियली में सब चीज ऑटोमेटिक कर देगा, आपको रिकमेंडेशन कुछ नहीं देगा, खुद ही अपने आप बैलेंस करता रहेगा इधर उधर माइग्रेट कर।
पार्शली में एक चीज को वो ऑटोमेट कर देगा, यानी लोड बैलेंस करेगा, लेकिन दूसरे चीज में वो आपको रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, रिकमेंडेशन जब न्यू वीएम क्रिएट होता है तब देगा, या एग्जिस्टिंग वीएम में लोड बढ़ेगा तब? कोई बताएगा इसका आंसर? जी भाई, अगर नई रिकमेंडेशन नया तब देगा जब हम न्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। अब भैया एक क्वेश्चन है, अगर सारे वीएम ऑन हो गए जैसे कि आप बोल रहे हैं पार्टीशन में जो बैलेंस करेगा, अगर वो सारे मतलब वीएम ऑन हो गए तो कुछ अगर लोड बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जब क्या कुछ इफेक्ट करेगा या डाउन हो जाएगा, क्या हो? अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि क्लस्टर पे दोनों ESX पे सारी VM सब ऑन है। लेट्स से 5 VM है एक ESX पे, 5 VM है दूसरे ESX पे, और 5 5 10 टोटल 10 VM है क्लस्टर, और सब ऑन है। अब मुझे ये बताइए कि आप किस सेटिंग के सवाल पूछ रहे हैं, मैनुअल वाले का, पार्शियल का, कि ऑटोमेटिक? किस केस में आप पूछना चाहते हैं? पार्शियल। ओके, तो पार्शियल के केस में अगर सारी मशीन ऑन है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन देगा बस, माइग्रेट खुद से कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, 11th VM 11वीं VM आप बनाने जा रहे हो, जब आप क्रिएट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करेगा कि मुझे E6 1 पे रखना है कि 2 पे रखना है। उसके लिए रिकमेंडेशन नहीं देगा, वो माइग्रेट कर देगा खुद से, इवन इफ इट इज पार्शियल। फुल्ली नहीं है तब भी, पार्शियल सेट होने के बावजूद भी नई VM बनाने के टाइम पे वो खुद ही डिसाइड करेगा वेयर टू प्लेस इट, इधर ऑन होस्ट 1 और 2। और क्या डिसीजन लेगा? ओके, लेट मी सी, ओके ESX 1 80% यूटिलाइज, ESX 2 is 10% यूटिलाइज, सो आई नीड टू माइग्रेट टू ESX 2। तो पार्शियल सेट है, नो प्रॉब्लम, बट न्यू क्रिएट हो रहा है तो पहले चेक कर लेगा और खुद से माइग्रेट कर देगा। व्हाट द आंसर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है तीनों में, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और कोई क्वेश्चन DRS को लेके, माइग्रेशन को लेके, ऑटोमेशन लेवल तीनों को लेके कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो इसमें अच्छी अच्छी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, वही सब है जो मैं जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। फिर भी मैं हाईलाइट भी कर दिया है। DRS is very helpful utility which helps vCenter to automate the balance of the load in the cluster। वही सब बातें जो मैं हिंदी में डिस्कस कर चुका हूँ। वर्क ऑन द क्लस्टर, ठीक है, helps the cluster to place the VM on the host which is free, मतलब जिसमें ज्यादा फ्री RAM CPU। It automatically calculate the resource usage on the cluster, makes the placement मतलब vMotion, also provide the recommendation, अगर मैनुअल होगा तो रिकमेंडेशन भी देगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा लोड को एवरी 5 मिनट। ये भी एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता था लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया, एवरी 5 मिनट। इफ इट फाइंड द क्लस्टर इज इम्बैलेंस देन इट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड, ठीक है, डोंट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हाउ DRS वर्क सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव प्लेसमेंट हो गया, एफिशिएंट लोड बैलेंसिंग हो गई, ठीक है, ये आप वीडियो देख सकते हो, स्टेप्स टू इनेबल जो मैं दिखा चुका हूँ लैब में ऑलरेडी, कि कैसे हमें इनेबल करना है क्लस्टर पे जाके। रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है DRS की, मैंने कुछ कुछ बातें बता दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में अगर हम, बेनिफिट तो हमने डिस्कस कर ही लिया, इस पे आते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ DRS क्या है? लाइसेंस होना चाहिए, अलग अलग तरह के हमारे लाइसेंस होते हैं vCenter के, तो vCenter और ESX के एंटरप्राइज लाइसेंस होना चाहिए। तो vSphere एंटरप्राइज और एंटरप्राइज प्लस लाइसेंस होना चाहिए। देन शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए, अगर शेयर्ड स्टोरेज नहीं है तो DRS काम नहीं करेगा। देन EVC होना चाहिए या vMotion के लिए, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज EVC, यानी CPU कंपैटिबल होना चाहिए। या शॉर्ट टर्म में मैं आपको क्विकली बता भी देता हूँ, vMotion की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है, CPU कंपैटिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट ये बोल रहे हैं। EVC का हम एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। क्या होता है, क्लस्टर में आपने दो ESX रखे, ESX 1 एंड ESX 2। VM 1 है, ESX 1 पे चल रही है, यू वांटेड टू डू vMotion टू ESX 2,
अगर आपको माइग्रेट करना है तो अगर इस ESX पे जो CPU की फैमिली है, फॉर एग्जांपल इंटेल का CPU है और इसका फॉर एग्जांपल कुछ जनरेशन है, इसका कुछ मॉडल है CPU का, फॉर एग्जांपल E2 है, 2500 है, सीरीज है, अलग अलग सीरीज आती है इंटेल की। तो जो जनरेशन है, जो CPU का मॉडल है, वो अक्रॉस द क्लस्टर, यानी क्लस्टर के जितने भी नोड है, यानी जितने भी ESX हैं, सब पे सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो VM है उस पे जो OS रन हो रहा है, उसने जो एक्वायर कर रखा है CPU और मेमोरी, CPU और रैम, वो सेम CPU ही चेक करेगा दूसरे ESX पे। अगर वही चीज मिलेगी तो माइग्रेट होगा। तो CPU कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक तो आपने, अगर डेस्कटॉप के टर्म में बात करूं तो डेस्कटॉप में आपके पहले Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, डुअल कोर, कोर 2 डुओ, फिर उसके बाद i3 जनरेशन 5, 6, 7, 8, 9 अलग अलग आते हैं, फिर i5, i7, i9, i11 शायद पता नहीं आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ESX तो आपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं, बहुत से लोग क्योंकि सर्वर के CPU जनरेशन नहीं जानते हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा, तो मैं एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप के CPU जनरेशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक तो ESX डाल रखा है i3 पे, CPU प्रोसेसर डाला हुआ है, उस पर फिजिकली लगा हुआ है। एक है आपका Pentium 4, तो दोनों बहुत आगे पीछे बहुत ज्यादा गैप है, 10 ईयर का गैप आ गया कि वो लेटेस्ट एडवांस मॉडर्न CPU है और ये बहुत पुराना ओल्ड CPU है। तो उनकी कंपैटिबिलिटी मिसमैच होगी तो V-मोशन काम नहीं करेगा, मशीन माइग्रेट नहीं होगी, क्योंकि मशीन जो अभी जिस ESX पर रन हो रही है उसके जो CPU फीचर उसे मिले हुए हैं, पुराने वाले पे माइग्रेट करने पे वो फीचर नहीं मिलेंगे, तो माइग्रेशन नहीं होगी। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है जो VMware ने दिया है, ऐसा कुछ लेवल तक आप कंपैटिबल कर सकते हो, इवन इफ इट इज डिफरेंट जनरेशन और फैमिली। वही इनहेंस V-मोशन कंपैटिबिलिटी होता है, EVC। लेटर क्लासेस में करेंगे, हमारा टॉपिक है इसमें। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, फॉर V-मोशन द CPU शुड बी कंपैटिबल अक्रॉस द क्लस्टर। हर ESX का CPU फैमिली सेम होना चाहिए, बस इतना समझ लो, CPU कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो V-मोशन, DRS के लिए V-मोशन चाहिए और V-मोशन के लिए CPU कंपैटिबल चाहिए, इसीलिए DRS का भी रिक्वायरमेंट यही हो गई। अगर CPU कंपैटिबल नहीं है तो V-मोशन काम नहीं करेगा, और V-मोशन काम नहीं करेगा तो DRS विल नॉट वर्क, बिकॉज DRS इज टोटली बेस्ड ऑन V-मोशन। V-मोशन को अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो DRS विल नॉट वर्क। DRS में होता ही क्या है, बस सिर्फ V-मोशन ही तो होता है, या तो ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा। ठीक है, तो एज अ VMware एडमिन आपको क्या लगता है? आप VMware एडमिन बने हुए हैं, आपके यहाँ 20 क्लस्टर हैं, हर क्लस्टर पे 10 ESX चल रहे हैं, हर क्लस्टर पे 100-200 VMs चल रही हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े होते हैं। तो आप VMware एडमिन है, अगर आपने हर क्लस्टर पे DRS डिसेबल कर रखा है या मैनुअल कर रखा है, तो आपको क्या लगता है क्या परेशानी होगी एज अ VMware एडमिन? प्रॉब्लम क्या है? It will be a very hard to manage. सॉरी, थोड़ा तेज आवाज में We need to keep on monitoring. So it will be very hard to manage also. करेक्ट। तो किस तरह के अलर्ट आएंगे ज्यादा, क्या लगता है आपको? CPU utilization, memory utilization. आई थिंक रफा भाई वो हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है प्रोसेस, यही सब। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे परफॉर्मेंस का इश्यू आ गया, स्लो हो गया, और दिन रात आपके ESX की मेमोरी और CPU के अलर्ट आते रहेंगे। तो we as a VMware admin, we need to make sure that we have all the prerequisite, all the requirement met, and we enable the DRS as fully automatic. कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। So what is the recommendation level? Go ahead. नहीं सर, ये अगर ऑटोमेटेड माइग्रेशन अगर एनेबल हुआ है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ VM एडमिन? तो लाइव मोशन, ये क्या बोलते हैं, V-मोशंस तो करने का नहीं रहता है, और सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ अस हियर? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। VMware एडमिन था जब भी तो DRS को हमने इनेबल किया, जब भी हमने उसकी प्रीरिक्विजिट मैट करी, जब भी हमने शेयर्ड स्टोरेज बनाया, और अब फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ सेटअप कर दिया, DRS चलने लगा। अब DRS कभी कभी एरर दे देता है, कुछ जो होस्ट है DRS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पता। DRS में फिर कुछ रूल्स बनाने होते हैं, एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, इसमें नीचे है टॉपिक, वो आ रहे हैं सब धीरे धीरे। तो VMware एडमिन का काम यही खत्म नहीं होता है, VMware एडमिन की लाइफ हो जाती है, लेकिन फिर वो आपका इश्यूज और प्रॉब्लम को देखना, DRS को फिक्स करना, क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, कंपैटिबिलिटी है,
वी मोशन है वो नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, वो सब आप ही तो सेट करोगे। ये तो मैं एक आइडियल सिनेरियो बता रहा था कि ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव 10 क्लस्टर और each क्लस्टर हैव 4 ESX, तो 40 ESX है। तो 10 में से फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है डीआरएस को इनेबल डिसेबल करने में, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। बाकी 9 के लिए तो आप सुकून से हो ना। तो हम अभी उस पर बात कर रहे हैं कि बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो ये मिल रहा है कि रैम सीपीयू यूटिलाइजेशन का अलर्ट ही नहीं आएगा आपके पास, अगर आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर फ्री स्पेस, फ्री रैम सीपीयू रखी हुई है, जो रिकमेंडेड है एटलीस्ट 1 ESX के बराबर मेमोरी फ्री होना चाहिए क्लस्टर में, वो है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी कूल एंड रनिंग फाइन। तो एज अ VMware L3 हम लोग ये सब हेल्थ चेक करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक नया जब मिलता है कस्टमर का, तो ये सब प्री रिक्विजिट करके, और अगर ऐसा नहीं होता तो कस्टमर के पास जाते हैं एंड वी विल रेज अ रिस्क, सर देयर इज अ रिस्क, योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट रिस्क, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, ऑल द 50 वर्चुअल मशीन में गो हंग, will be performing very slow, तो कहेंगे why, what is the solution, तो आप कहोगे no we should have enough free space, और DRS फुली ऑटोमेटिक नहीं है, तो वो सब आप ही तो करोगे, उसी के तो पैसे मिल रहे हैं मेरे एडमिन के। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से DRS का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू, क्या है हमारे इसमें लैब, इसमें तो एक बार आर्टिकल को डिटेल में देखना, जो मैं अभी सब हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप वीडियो के फॉर्म में। आप कुछ लिमिटेशंस का पूछ रहे थे क्वेश्चन? लिमिटेशन मतलब डीआरएस का कुछ लिमिटेशंस, रिकमेंडेशन। अच्छा लिमिटेशन, हाँ वो यही था कि अगर आपका सीपीयू कंपैटिबल नहीं है तो आप DRS इनेबल नहीं कर पाओगे। तो उसका भी कुछ हद तक सॉल्यूशन दिया है, वो हम EVC में डिस्कस करेंगे। तो वही है, ऑब्वियसली जो सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल सीपीयू सबके कंपैटिबल नहीं है, स्टोरेज शेयर्ड नहीं है, लाइसेंस सही नहीं है, और वी मोशन के वो सब पोर्ट वगैरह आपने इनेबल नहीं किए हैं, वो सब प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो DRS काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। अब DRS में कहीं एक्सक्लूजन चाहते हैं आप, वो एफिनिटी में आ रहा है, अभी आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ है, छोड़ेंगे नहीं, सब डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो कि मेरी मशीन इधर उधर माइग्रेट ना हो, क्यों चाहते हो, कैसा सिनेरियो, सब आएगा इसमें। तब फिर VMware एडमिन को बुलाया जाएगा, भाई ये तुम्हारा DRS तो मेरी मशीन सुबह शाम कभी E6 1 पे ले आता, कभी 10 पे ले आता, 9 पे ले आता, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ सेटअप। तो आपको नो प्रॉब्लम सर, आउट ऑफ 100 VM टेल मी व्हिच VM you don't want to get it to be migrated to another host, okay I will make a rule, 98 VM को सुबह शाम वो जहां करना करेगा माइग्रेट, बट वो एक्सक्लूडेड VM को नहीं माइग्रेट करेगा। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। सिनेरियो क्या है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है, सब मैं डिस्कस करूंगा। कैसे एफिनिटी रूल बनाते हैं, एंटी एफिनिटी रूल बनाते हैं, ये सब एफिनिटी रूल होते हैं। दो मशीन को हमेशा एक साथ ही माइग्रेट होंगी किसी भी क्लस्टर पे, सब कुछ है, तो हम डिस्कस करेंगे। ओके सो आई थिंक DRS पे काफी डिस्कशन हो गया, काफी चीजें हो गई, और बाकी चीजें हम करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। क्या है इसमें? ओके व्हाट इज DRS, स्टेप्स टू इनेबल DRS, दोनों चीज हो गई है। रिक्वायरमेंट एंड प्रीरिक्विजिट ऑफ DRS, बेनिफिट ऑफ DRS, 3 मोड ऑफ DRS, 5 टॉपिक आज हमने ये लाइन से कवर कर लिए हैं। इसीलिए ये सामने रहता है ना, तो कोई चीज मिस नहीं होगी, एटलीस्ट जो लिखी हुई है। इसके अलावा होगी तो बात अलग है। So quickly let me tell you about storage DRS या SDRS। वो भी सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए इससे पहले मैंने समझाने की कोशिश करी थी अच्छे से कि vMotion SVMotion तो इस पे डिपेंडेंट है। अगर vMotion SVMotion नहीं समझ में आया तो there is no way you can understand what is DRS and what is SDRS। तो vMotion SVMotion इसीलिए मैंने क्लियर करने की कोशिश करी थी। बस ESX की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा डेटा स्टोर 1, डेटा स्टोर 2, डेटा स्टोर 3, डेटा स्टोर 4। अब ये भी एक क्लस्टर का फीचर है सेम,
बहुत कुछ सिमिलरिटी है। अगर डीआरएस समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आधा तो आपको एसडीआरएस खुद ही समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप ये क्लस्टर बनाते हो, उस क्लस्टर में क्या रखते हो? मल्टीपल ESX, राइट? है ना? क्लस्टर में मल्टीपल क्या ऐड करते हैं? ESX। हाँ, होस्ट होता है। इसी तरीके से क्लस्टर की तरह हम एक स्टोरेज क्लस्टर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्टोरेज क्लस्टर। स्टोरेज। उसमें क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे? डाटा स्टोर। डेटा स्टोर। स्टोर्स। तो डेटा स्टोर क्लस्टर बोल लो, स्टोरेज क्लस्टर बोल लो। म्यूट में है। हाँ, एक्चुअली मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। अबू भाई आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी हाँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं ड्रॉ कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। डेटा स्टोर क्लस्टर, या फिर आप बोलो स्टोरेज क्लस्टर, whatever you like you can call it, no problem। ठीक है, तो एक मेरे सिंपल क्लस्टर में मल्टीपल क्या थे? ESX थे। मल्टीपल ESX। हाँ, मल्टीपल ESX थे। इसी तरीके से एक मेरे स्टोरेज क्लस्टर में क्या होगा? मल्टीपल डेटा स्टोर होंगे। ठीक है, ये तो ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर्स को मिला के एक डेटा स्टोर क्लस्टर या स्टोरेज क्लस्टर बनाते हैं। तो एक नॉर्मल कंप्यूट क्लस्टर भी बोलते हैं इसको, यानी ESX से रिलेटेड जो क्लस्टर, कंप्यूट क्लस्टर। कंप्यूट क्लस्टर जैसे मैंने बनाया, इसी तरीके से आपने राइट क्लिक किया, यहां से क्लस्टर बनाया था ना, तो हाउ डू क्रिएट अ डेटा स्टोर क्लस्टर? क्लस्टर ऐसा जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर। तो कैसे करोगे? डेटा सेंटर पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ वाले से तो कंप्यूट क्लस्टर या ESX क्लस्टर बनता है। स्टोरेज पे जाओ, न्यू डेटा स्टोर के बजाय न्यू क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा? न्यू डाटा स्टोर क्लस्टर। नो डेटा स्टोर डेटा स्टोर क्लस्टर। सिंपल। यहीं पे लिखा हुआ आएगा। अगर आप DRS, कैसा DRS? स्टोरेज वाला DRS, स्टोरेज जैसे एनेबल करना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हो। लेट मी डू इट लेटर ऑन। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डेटा स्टोर क्लस्टर 1। नेक्स्ट, उसमें ESX ऐड करते थे, इसमें क्या ऐड करेंगे? डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोर। तो जो डेटा स्टोर आपके बने हुए होंगे उनको लाके इस पे ऐड कर दो। ठीक है, फिनिश, कंप्लीटेड। ये रहा स्टोरेज वाला टैब, इसमें गए तो जो मैंने नाम दिया था ना, दिख रहा है? जी, डेटा स्टोर क्लस्टर 1। किस टाइप का DRS है ये? स्टोरेज DRS। स्टोरेज। स्टोरेज DRS, क्योंकि सब कुछ स्टोरेज से रिलेटेड खेल रहे हैं हम। तो सिंपल क्लस्टर या कंप्यूट क्लस्टर के लिए सिंपल DRS, स्टोरेज या डेटा स्टोर क्लस्टर के लिए स्टोरेज DRS है। सिंपल क्लस्टर या ESX क्लस्टर के लिए या कंप्यूट क्लस्टर के लिए क्या फीचर यूज हो रहा था DRS में? V मोशन। इसमें कौन सा फीचर यूज होगा? स्टोरेज V मोशन। सब कुछ स्टोरेज लग गया। अब चलते हैं हम स्टोरेज DRS की तरफ। इनेबल करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। वहां पे 3 ऑप्शन थे, राइट? फुल्ली, मैनुअल, पार्शियली। इसमें या तो मैनुअल है या फुल्ली, दैट्स इट, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो आसान है। फुल्ली
फाइल्स विल बी माइग्रेटेड, वहां पे वीएम माइग्रेटेड थी, यहाँ पे फाइल विल माइग्रेट टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज या डेटा स्टोर यूसेज। मैनुअल मोड सिर्फ रिकमेंडेशन आएगी, ठीक है। VMware एडमिन ने अगर स्टोरेज क्लस्टर नहीं बना रखा है या बना भी दिया तो DRS इनेबल नहीं किया, अगर DRS इनेबल भी कर दिया लेकिन मैनुअल रखा हुआ है और वो घर चला गया, और इस तरीके के डेटा स्टोर क्लस्टर हैं, एक है उस पर 10 डेटा स्टोर, 5 और क्लस्टर हैं डेटा स्टोर वाले, सब पे 10-10 हैं, 50 डेटा स्टोर को मैनेज करने में उसकी लाइफ हेल हो जाएगी इफ ही इज नॉट यूजिंग द फीचर ऑफ DRS। और अगर इनेबल कर दिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, डेटा स्टोर की जैसी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली VM माइग्रेट होकर दूसरे पे चली जाएगी। बट मेक श्योर यू हैव इनफ फ्री स्पेस, यू हैव रिकमेंडेड आर्किटेक्चर, रिकमेंडेड डिजाइन। तो कितनी आसानी है VMware एडमिन को, नो प्रॉब्लम, विल क्रिएट ऑल द डेटा स्टोर, विल क्रिएट एज अ डेटा स्टोर क्लस्टर, देन विल इनेबल द फुली ऑटोमेटिक। तो अपने आप SV मोशन होता रहेगा, मशीन इधर उधर से माइग्रेट होती रहेगी, there is no problem, no high utilization alert, nothing, you will enjoy your life। कॉन्फ़िगर करो और सो जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे ही 80% या 90% होगा, वर्चुअल मशीन्स की फाइल यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पहले 80 पे थी, यूटिलाइजेशन बढ़ी, माइग्रेट होके यहाँ आ गई। वी मोशन जो हमने किया था ना मैनुअली, तो स्टोरेज DRS वो अपने आप SV मोशन करेगा। कोई कंफ्यूजन? DRS SDRS में, फुली ऑटोमेटिक में, मैनुअल में, क्लस्टर, डेटा स्टोर क्लस्टर बहुत सिमिलर है, एक समझ में आ गया, दूसरा तो बस सिर्फ स्टोरेज लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट इज डेटा स्टोर क्लस्टर। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब बहुत शुरू स्टेज में आज से 7 ईयर पहले एक इंटरव्यू दे रहा था मैं, दोस गाइस आस्क्ड मी व्हाट इज डेटा स्टोर क्लस्टर, तो मैं डेटा स्टोर क्लस्टर का तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, क्लस्टर मालूम था और डेटा स्टोर मालूम था, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि दोनों को एक साथ क्यों पूछ रहा है ये, व्हाट इज डेटा स्टोर क्लस्टर। सिर्फ इतना मालूम था डेटा स्टोर क्या होता है, स्टोरेज होता है, क्लस्टर क्या होता है, कंप्यूट ESX का एक क्लस्टर होता है। ये नहीं मालूम था कि डेटा स्टोर को भी मिला के क्लस्टर बना देंगे तो डेटा स्टोर क्लस्टर बन जाएगा, जिसपे आप फिर स्टोरेज DRS इनेबल करके ऑटोमेटिक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी भाई। ये रियल टाइम में कभी भी फुली ऑटोमेटेड ही रहेगा मेरे ख्याल से, मैनुअली तो कोई रखेगा नहीं इसको। मैनुअली कुछ ऐसे सर्टेन केस होते हैं, यू आर डूइंग सम ट्रबल शूटिंग, यू डोंट वांट टू माइग्रेट एनी ऑफ द VM फॉर द टाइम बिंग, तो टेम्परेली आप उसको मैनुअल कर दो, then you can do it, but it is recommended if your infrastructure is well and good, very well planned, enough free space available, then it is highly recommended। आपने लाइसेंस लिया है तो उसका यूज करो, आपने कॉस्ट लिए इन्वॉल्व किया है, why not use this feature, it is recommended, use it, but again you should have all the prerequisite met, you should have enough free space available। अगर सारी ESX पे आपने इतनी VM बना दी कि सब 90% पे ऑलरेडी है, so what DRS will do, स्पेस थोड़ी बनाएगा, मशीन इधर थोड़ी माइग्रेट करेगा, वो सारा जगह ही 90% है, देन इट इज पुअर प्लानिंग। तो VMware एडमिन बैठा हुआ देखता रहेगा। फॉर एग्जांपल आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था तो उन्होंने पूरे क्लस्टर पे 50% फ्री रखा था, नाउ बाय द टाइम पासेस लास्ट 5 ईयर में आपने बहुत सारी VM बना दी, अगेन योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द ESX इज 70-80% यूटिलाइज, तो आपको एक रिस्क रेस करके उन पे एक नया ESX ऐड कराना पड़ेगा या फिर रैम इंक्रीज करवानी पड़ेगी हर ESX की। हमने ऐसा भी किया है, फास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऐसी एक्टिविटी ड्राइव करी कि हर ESX पे रैम डबल करवाई ताकि पूरा इनफ फ्री स्पेस मिले। नाउ DRS का बेनिफिट आप एंजॉय करिए फिर से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई क्वेश्चन? हाँ वो भाई, अभी मान लो कि विप्रो एक ये है जो VM हैंडल कर रहा है, मतलब ESSI वगैरह मतलब मैनेज कर रहा है। मान लो कि उसके पास 2 कस्टमर हैं, जैसे कि एक
SBI बैंक है या HDFC है, तो उनके डाटा भी मतलब स्टोरेज में मतलब मैनुअल। सॉरी, बीच में रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी। ठीक है, एफिनिटी का डिस्कशन था। सो यू कैन क्रिएट एज मेनी VSVM। मैंने तो एनवायरनमेंट में देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी फॉर एग्जांपल 3rd DC सर्वर, 4th DC सर्वर, 4 DC सर्वर रखे हुए उन्होंने। तो अब चारों को बना दो। आपके क्लस्टर में 4 ESX हैं तो चारों अलग अलग पे रन होगी, तो रिडंडेंसी के लेवल 2 के बजाय 4 हो गया। अगर 2 ESX एक साथ डाउन हो जाए तब भी मेरा डोमेन कंट्रोलर अप एंड रनिंग फाइन है। वही काम अगर DNS पे कर रहे हो तो DNS will always be working and fine. If my 2 ESX goes down and both the VM on that host goes down, still we have to working good and running ESXi host with these 2 running VMs. Okay, very good. Best infrastructure में तो 4 DC होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। DNS भी मल्टीपल होते हैं, 1 2 3 4। तो आप वहां पे सेपरेट का रूल बनाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफिनिटी पे बहुत इंटू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, नोट डाउन इट। सिनेरियो बेस्ड भी बता दिया मैंने, हाउ टू क्रिएट इट, स्टेप्स प्रैक्टिस करोगे वरना भूल जाओगे। मेक प्रैक्टिस, डू इट योरसेल्फ। खुद ही सिनेरियो बताओ, बनाओ, खुद ही खेलो, एफिनिटी रूल बनाओ, डिलीट करो। अगेन क्लस्टर का फीचर है, कॉन्फ़िगर में जाओगे, इसमें आप ग्रुप बना सकते हो और बना सकते हो। यहाँ पे रूल बना दिया के अभी मैंने बनाया नहीं था तो वो डिलीट हो गया। मैं ओके करता तो सेव हो जाता, यहाँ दिखा देगा। Any question related to affinity, anti-affinity? What is the benefit? Why do we create? तो आज हमने ये भी देख लिया सेपरेट। आगे आ रहा है EVC और ये सब चीजें, HA सब आएगा, लिखा हुआ है सब। लेकिन अभी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है।